मूल चक्र के ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र, जिसे हम बोलते हैं सैक्रल चक्र। इसको स्वादिष्ठान क्यों बोलते हैं? स्व मतलब होता है स्वम, अधिष्ठान मतलब घर। ये मन की सीट है, ये मन की बैठने की जगह है, जहाँ पे मन हमारा रहता है, हर किसी का रहता है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे पहले जब किसी जीव में माँ के गर्भ में जान आती है, लगभग 3 महीने के बाद उसमें हार्ट बीट आती है और वो धड़कना शुरू करता है, तो जो दैवीय ऊर्जा है वो सबसे पहले सैक्रल चक्र में आती है, सबसे पहले स्वादिष्ठान चक्र में आती है। वहां से वो थोड़ा नीचे जाती है और कुंडली के रूप में इकट्ठा हो जाती है मूल चक्र के पास में। अब उस कुंडली में से जहां बहुत सारी एनर्जी स्टोर है, वो ऊपर के चक्रास में कितनी ऊर्जा जाएगी, ये डिपेंड करता है कि जब आपकी मृत्यु हुई थी पिछली बार, तो हमारे चक्रास की ओपनिंग कितनी थी, तपस्या कितनी थी, बदमाशियां कितनी थी, अच्छाइयां कितनी थी, बुराइयां कितनी थी, उतनी ही ऊर्जा हमारे ऊपर की तरफ जाएगी। अगर हम इन्हें खोलने का प्रयास नहीं करते, चक्रास को ट्यून करने का प्रयास नहीं करते, तो जीवन भर हमारी ऊर्जा कुंडली के रूप में नीचे ही बैठी रहती है और कभी भी हम जीवन में वो नहीं कर पाते जो हम करने के लिए पैदा हुए थे। तो ऊर्जा आई, सेक्रल चक्र पे आई, स्वादिष्ठान चक्र पे आई, उसके थ्रू मूल चक्र पे गई, कुंडली के थ्रू, और थोड़ी 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 जितनी ओपनिंग है वो हमारे सारे चक्रास पे, आपके मूल चक्र से लेके सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र, फिर आपके जो है मणिपुर चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र, फिर आज्ञा चक्र, और फिर सहस्रार चक्र तक ये फैली होती है ऊर्जा। किसी की कम, किसी की ज्यादा। वो आपको जब आप आदमी के साथ बैठते हैं तो देखकर पता चल जाता है कि इसकी ऊर्जा कहाँ पर होगी। ये जो हार्ट चक्रा है, इसका सिंबल ऐसा होता है ना, बस इसी का एक सिंबल दिखाया। अब देखें, इसमें एक ट्रायंगल तो ऐसा है ऊपर की तरफ और एक ट्रायंगल ऐसा है नीचे की तरफ। ये दोनों ट्रायंगल मिलके आपके क्या दिखाते हैं? हार्ट चक्रा की ऊर्जा दिखाते हैं। तो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, जो नीचे की तरफ काम मूव कर रहा है, ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये नीचे के 3 चक्रों को इंडिकेट करता है। और जो ये ऊपर की तरफ मूव करके चक्र बना है, ट्रायंगल बना है, ये ऊपर के 3 चक्रास को इंडिकेट करता है। और हार्ट चक्रा बेसिकली इन तीन का सेंटर है। देखिए, तीनों हार्डवेयर चक्रा, ऊपर वाले तीनों सॉफ्टवेयर चक्रा हैं। ये आपको दोनों का जो जंक्शन है, जो हार्ट चक्र, जहाँ पे दोनों आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ये ऐसा स्टार बना लेते हैं। तो आप किसी भी धर्म में जाएं, आपको ये स्टार हर एक सभ्यता में मिलेगा। ये किस चीज का प्रतीक होता है? आपके हृदय चक्र का प्रतीक होता है ये। तो ऐसे ही जो आपका जो मूल चक्र है उसका रंग लाल होगा, जो आपका स्वादिष्ठान चक्र है वो ऑरेंज कलर का होगा, जो आपका मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्स है, वो आपका पीले रंग का होगा, जो हृदय चक्र है वो हरे रंग का होगा, जो आपका कंठ चक्र है वो ब्लू कलर का होगा। जैसे हम शिवा को हमेशा ब्लू कलर के कंठ से दिखाते हैं, तो ये ब्लू कलर बेसिकली दिखाता है कि शिव एक ऐसे हैं जिनका विशुद्धि चक्र, जिनका जो आप थ्रोट चक्र है वो पूरी तरीके से एक्टिव। बेसिकली जो शिव है उनके सारे चक्र एक्टिव हैं। उनके सिंबल्स अलग अलग दिखाए गए हैं उनको, कहीं गंगा दिखाई गई है, कहीं उनके बालों में, कहीं इनको डमरू लिए दिखाया गया है। ये सारी चीजें क्या है कि अलग अलग वो चक्रास के प्रतीक है, और वो ये बताती है इनके सारे चक्र एक्टिव है। जो आपका आज्ञा चक्र है वो आपका इंडिगो कलर का होता है, 2 कलर मिक्स होते हैं इसके अंदर। और जो सबसे ऊपर वाला शेषार चक्र है, ये आपका क्राउन चक्र वॉयलेट कलर का होता है। इस प्रकार से चक्रों के बने कलर 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 होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। क्या जो आपके नंबर है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर है या आपके CN DN है, क्या वो आपकी बॉडी चक्र आज की कंडीशन को दिखाते हैं? तो इसका आंसर है यस। आपके नंबर पे आपकी बॉडी चक्र आज का नेचुरल फ्लो डिपेंड करता है। हालांकि इस विषय पर अभी कुछ काम नहीं किया गया ज्यादा, मगर ये करता है इसमें। क्या ये कुंडली पे डिपेंड करता है आपकी, कि आपके चक्र आज की पोजीशन क्या होगी? यस, ये डिपेंड करता है। थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे कि ये देखने की कि कैसे जो कुंडली के जो आपके ग्रह हैं, है ना, ग्रिड की भी बात करेंगे और कुंडली की बात करेंगे हम थोड़ी सी। ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपकी कुंडली के जो
कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसे रिलेट करती है आपके बॉडी चक्र के साथ। यही एक ऐसा पॉइंट था जिसे रिसर्च करने में, सोचने में, देखने में मुझे बड़ा टाइम लगा। तो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कुंडली को। यहाँ से मैंने ये लिया, इसका कलर हटा देते हैं। तो अब ये देख रहे हैं ना, बीच में जो मिडिल पॉइंट्स इसमें नजर आ रहे हैं, इन सारे मिडिल पॉइंट्स को हमें लाइन से मिलाना है। जैसे ये हमने एक लिया और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। आप कॉपी में ऐसे बना सकते हैं। फिर इन दो पॉइंट्स को लिया और हमने यहाँ से इनको मिला दिया। फिर ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों को मिलाना है। यहाँ से एक पॉइंट लिया और ये जो दो मिडिल पॉइंट नजर आ रहे हैं इनको हमने मिला दिया। फिर इन दो पॉइंट्स को हमने आपस में ऐसे मिला दिया। अब ये लाइन लेके फिर से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया। ऐसे सीक्वेंस में आप बना सकते हो अपनी कॉपी में, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर हमने इन पॉइंट्स को लिया और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, और इस प्रकार से ये बन गई हमारी वैदिक कुंडली। इसे हम पहला घर कहते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा, इसको सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो टोटल इसमें कितने भाव हैं? 12 भाव है। ये बन गई आपके सामने वैदिक कुंडली। इस प्रकार से आप ड्रॉ कर लेंगे इसको। अब किस हाउस में कौन सी राशि होती है इसको हम देखेंगे। तो मैंने बताया था कि ये इसका पहला घर होता है, तो ये हो गया पहला। ये घर भी पहला है, उसमें राशि भी नॉर्मली पहली होती है। क्या होती है इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अभी। इसके बाद ये दूसरा घर है, दूसरी राशि होती है। ये तीसरा घर है, तीसरी राशि इसमें होती है। चौथा घर, चौथी राशि होती है। पांचवा घर, पांचवी राशि होती है। ये छठा घर होता है। ये सातवां घर है, एक के सामने सात। तो किसी भी अंक में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो आपको उसके सामने वाला नंबर मिल जाएगा। जैसे 2 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा आपको। ऐसे 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, फिर 12 हो गया। तो इस प्रकार से आपके ये घर हो गए जो आपकी वैदिक कुंडली में देखे जाते हैं। हमें इनको ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चलते हैं और ये आपके घर होते हैं। तो ये हो गया आपका पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब देखें कि कौन से ग्रह हैं जो इनके केयर टेकर होते हैं। जैसे जो पहला घर है इसका केयर टेकर होता है मार्स। ये लिख लेंगे आप। मंगल होता है इसका केयर टेकर, और मंगल का न्यूमरोलॉजी में नंबर क्या है? 8। इसी प्रकार से जो दूसरा घर होता है, इसको घर को बनाने वाला, इसकी देखभाल करने वाला होता है आपका वीनस। तो दूसरे घर का केयर टेकर कौन हो गया? वीनस हो गया। जो तीसरा घर है अगर इसकी बात करें, इसका केयर टेकर कौन होता है? मरकरी होता है तीसरे घर का केयर टेकर। चौथे घर की बात करें, चौथे घर का केयर टेकर कौन होता है? मून होता है, जो इस घर को मेंटेन करता है। पांचवा घर किसका है? सूर्य का है। छठा घर किसका है? फिर से मरकरी का है। सातवां घर किसका है? फिर से वीनस का है। आठवां घर किसका है? फिर से मार्स का है। नौवां घर किसका है? बृहस्पति का है। 10वां घर किसका है? शनि का है। 11वां घर किसका है? शनि का है। और 12वां घर फिर से बृहस्पति का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। इसे आप चाहे एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। इस कुंडली को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हर एक प्लेनेट को, ग्रह को, दो घर दिए गए। कैसे? आप मार्स को देखें, 1 और 8। वीनस को देखें, 2, 7। मरकरी को देखें, 2 और 5। ऐसे जुपिटर को देखें आपके 9 और 12। और सैटर्न को ऐसे ही देखें तो आपको भी दिखते हैं 10 और 11। तो इस प्रकार से ये जो है हर एक प्लेनेट को दो दो घर दिए गए हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में और आपको बॉडी चक्रास के रेफरेंस में ये समझना जरूरी है
कि मून और सन जो है बेसिकली वो एक ही ऊर्जा के दो पार्ट। ये आपका, सॉरी, ये आपका पॉजिटिव सन है और ये आपका निगेटिव मून है। तो ये सन और मून जो है वो प्रकृति ने एक ही ऊर्जा के दो पार्ट बनाए। आप देखो सन हमसे कितनी दूर है और मून कितना नजदीक है, पर प्रकृति ने उसे हमेशा आसमान में वही टांगा है कि जहां से इसमें सन और मून का साइज एक जैसा लगता है। दिन में सन रहता है, रात में मून रहता है। तो इस प्रकार से सन और मून को भी एक ही ग्रह मानना चाहिए। तो अगर इसे एक ही ग्रह आप मान के चले एस्ट्रोलॉजी में, तो आप देखेंगे हर एक ग्रह के हिस्से में दो घर है। सन के सामने आपको सैटर्न मिलेगा, मून के सामने सैटर्न मिलेगा, मार्स के सामने वीनस मिलेगा, इस मार्स के सामने वीनस मिलेगा, मरकरी के सामने आपको जुपिटर मिलेगा, इस वाली मरकरी के सामने भी जुपिटर मिलेगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि बिल्कुल वही इतनी सिमेट्री इसमें बनाई गई है इस कुंडली में, जिसने भी इसे डिवाइस किया हमारे पूर्वजों ने। ये बड़ी कमाल की चीज डिवाइस की है, मेरे मुझे उम्मीद है कि आपने बना ली होगी। तो इस प्रकार ये इसके केयर टेकर होते हैं, ये इन घरों का ध्यान रखते हैं। अब रूलर्स की बात करते हैं। इन्होंने घर बनाए, मगर इन घरों पे राज्य कौन करता है? पहले घर पे राज्य होता है सूर्य का, दूसरे घर पे होता है चंद्रमा का, तीसरे घर पे राज्य होता है बुध का, चौथे घर पे होता है जुपिटर का राज्य, पांचवें घर पे फिर सूर्य का अपना घर है ये, इसका कोई और राजा नहीं होता, राजा के दरबार में कोई और आके राज नहीं कर सकता। फिर जो छठा घर होता है फिर से ये बुध का है, सातवां घर फिर से आपका, ये आपका सॉरी सैटर्न इसका राजा होता है। आठवें घर का कोई राजा नहीं होता, यहाँ पे आपको मिलता है फिर से मार्स पहले की तरह। नवें घर पे भी कोई राजा नहीं होता, इसका अपना जो पहला जो व्यक्ति है जुपिटर, वही जिसका एक घर है वही इसमें अकेले बैठता है। 10वां घर शनि ने बनाया है, पर यहाँ पे मंगल का राज होता है। 11वें घर शनि का है फिर से, और 12वें घर में आपका वीनस का राज होता है। और इस प्रकार से ये रूलर्स है अलग अलग हाउसेस के, कि कौन सा जो प्लेनेट है वो किस हाउस को रूल करता है। अब केयर टेकर अगर और रूलर्स की बात करें, तो पहले घर का केयर टेकर है मंगल, और इसमें किसका राज्य होता है? सूर्य का। दूसरे घर का केयर टेकर है वीनस, और इसमें इसका रूलर कौन है? मून है। तीसरा घर मरकरी का है, मरकरी के घर में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, और मरकरी के घर में कोई राज नहीं करता, तो ये हमेशा अपने घर में अकेला होता है। चौथा घर बनाया है चंद्रमा ने, और इस घर में राज्य कौन करता है? इस घर में राज्य करता है जुपिटर, बृहस्पति। पांचवा घर दरबार है सूर्य का, और इसमें किसी और व्यक्ति की क्योंकि ये खुद सम्राट का घर है, तो कोई और व्यक्ति इसमें राज्य नहीं कर सकता, उच्च का नहीं हो सकता। इसी प्रकार से फिर छठा घर आपका जो है वो आपके युवराज का है, युवराज के यहाँ भी कोई उच्च का नहीं होता। फिर सातवां घर है जिसे बनाया है वीनस ने, मगर इसमें होता है आपका शनि, उच्च का ग्रह होता है, रूलर होता है इसका। फिर आठवां घर मंगल का है। फिर नौवां घर आपका जुपिटर का है, इन दोनों में भी कोई ग्रह उपलब्ध नहीं है रूलर के रूप में। 10वां घर जैसा आपको पता है ये आपका शनि का है, मगर इसमें जो राज्य होता है वो किसका होता है? मार्स का होता है। और फिर ये शनि का दूसरा घर हुआ। और 12वें घर में जिसे जुपिटर ने बनाया है, जो जुपिटर उसका केयर टेकर है, उसका रूलर कौन है? वीनस है। तो इस प्रकार से आपकी ये कुंडली संपूर्ण होती है, और अगर इतना आपको पता रहता है, तो फिर आपको बॉडी चक्रास के बारे में जानने के लिए इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी आत्मा को अगर आप देखें, तो आत्मा सबसे पहले यहाँ पर पैदा होती है, पहले घर में। और जो आठवां घर होता है इसे मृत्यु का घर कहते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आके आत्मा की मृत्यु हो जाती है। तो आत्मा का सफर कहाँ से होता है? पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, और आठवें घर में मृत्यु हो जाती है इसकी। मृत्यु होने के बाद फिर जो आप नेक्स्ट घर देखते हो, नौवां घर, ये बेसिकली गुरु का घर है। गुरु का घर मतलब कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो वो एक लंबी यात्रा पर जाता है, इसीलिए इसको लंबी यात्रा का घर भी कहा जाता है। जिन लोगों ने गुरु धारण किया है उसको गुरु यहाँ पे मिलते हैं, और जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है उन्हें दो एंजल ईश्वर भेजता है, वो इसको इस लंबी यात्रा पर लेकर जाते हैं। और यहाँ यमराज के दरबार में क्योंकि शनि यमराज भी है, वहां पर उसके कर्मों का हिसाब होता है, क्योंकि मार्स कर्मों का देवता है।
तो जो जुपिटर होता है, कहते हैं कि इस घर में नीच का होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपका, जब एक बार मैच शुरू हो गया, जब खेल शुरू हो गया, जब इंक्वायरी शुरू हो गई, तो जो आपका मेंटोर है, जो गुरु है, वो बाहर बैठकर, आपका जो कोच है, इशारे तो कर सकता है लेकिन ग्राउंड में नहीं जा सकता। तो इसलिए गुरु की यहाँ पे एंट्री बैन होती है। इस लंबी यात्रा में आत्मा को गुरु बहुत सारे उपदेश देता है और ये बताता है कि उसका हिसाब किस किस प्रकार होगा। जीवन में जो उसने अच्छे और खराब कर्म किए हैं, उनका हिसाब कैसे होगा इस घर में। तो गुरु उन्हें गाइड करता है, मगर वहां पे गुरु नहीं जा सकता। फिर आत्मा के यहाँ पर जो अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे उसको नर्क या स्वर्ग मिलता है 11वीं घर में। या तो अच्छा उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, या उसके कर्मों का बुरी सजा मिलेगी। जब ये इसका जो स्वर्ग नर्क पूरा हो जाता है, तो फिर ये 12वें घर में आता है, जिसे मोक्ष का घर कहते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि आत्मा को मोक्ष के लिए जाना है, या फिर उसको दोबारा पहले घर में पुनः शरीर में आना। तो अगर व्यक्ति के जो कर्म है वो कंप्लीट हो चुके होंगे, मोक्ष की यात्रा पे जाना है, तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, और यहीं से वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और अगर व्यक्ति के जो बॉन्ड है, जो कार्मिक बैगेज है, वो बचा हुआ है, और व्यक्ति 1 से लेके और 8वें घर तक सही कार्य करके नहीं आया, तो उसको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और तब तक उसको घूमना पड़ता है इस पूरी कुंडली में, जब तक कि वो साक्षी भाव से कर्म करके इस पूरी कुंडली को क्रॉस नहीं कर ले। कर्म देखिए 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप करेंगे रजस वाले कर्म, तो जो कर्म आपके जो होते हैं तपस वाले, अगर शुरू में बात करें, तो तपस वाला व्यक्ति केवल उतने कर्म करता है जितने में उसकी जीविका चलती रहे। और तमस के प्रभाव में व्यक्ति, अगर उसको अपनी छोटी सी इच्छा के वशीभूत होकर काम करता है और केवल अपने बारे में सोचता है, अगर किसी से रिश्वत भी मिल रही हो तो वो ले ले। जो रजस स्वभाव का व्यक्ति है, वो अपने साथ साथ पूरी दुनिया का स्तर उठाना चाहता है। वो मोटिवेट करके, लोगों को इंस्पायर करके अपने साथ कर्म कराता है। वो खुद भी पैसे कमाता है और चाहता है कि दूसरे व्यक्ति भी पैसे कमाए। तो इस प्रकार से ये रजस स्वभाव के कर्म हो गए। और जो सत स्वभाव के कर्म होते हैं, उसमें व्यक्ति पूरी दुनिया का कल्याण देखता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना देखता है। एनजीओ वगैरह चलाता है, या बिजनेस भी अगर चलाता है, तो उसमें वो देखता है कि कैसे इको फ्रेंडली हो, मिनिमम रिसोर्सेज का यूज किया जाए। ये सारी जो चीजें हैं, ये आपकी सत की हैं। और सत वाला व्यक्ति, जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कि वो साक्षी भाव से काम करता है। आप उसका अपमान कर दें, उसे फर्क नहीं पड़ता। आप उस व्यक्ति की बहुत प्रशंसा कर दें, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो अपने आप को यहाँ पर यात्री मुसाफिर समझता है, और साक्षी भाव से काम करता है। तो अंतिम घर में वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपकी ये कुंडली हुई। तो इसको अगर ध्यान रखेंगे, तो आगे की यात्रा हमारी इस क्लास की बहुत आसान हो जाएगी। सब लोग बना लें इसको। अब एक नया कंसेप्ट है बिल्कुल। इस पे कुछ लोगों को ऐतराज भी हो सकता है, कंट्रोवर्सी हो सकती है इसमें, कि किस हाउस में, किस भाव में आत्मा कितने समय तक रहती है। जैसे जो पहला हाउस है, जहां पे व्यक्ति पैदा होता है, इस हाउस में व्यक्ति रहता है अपना 1 साल के लिए। बताएंगे, मैसेज दे रहे हैं लोग। जो दूसरा घर होता है, उसमें व्यक्ति, देखिए, कोई भी जो घर है, उससे नेक्स्ट वाले घर में आदमी उस आयु में अगर 4 जोड़ दें, उतने समय तक रहता है। तो पहले घर में एक व्यक्ति रहेगा 1 साल तक, तो दूसरे घर में रहेगा 5 साल तक। दूसरा घर परिवार का माना जाता है, तीसरा घर पड़ोस का माना जाता है। तो अड़ोस पड़ोस में जो मित्रता है, वो आदमी की 9 साल तक रहती है। इस जो घर में है व्यक्ति, आपका 9 साल तक रहेगा। इस घर में व्यक्ति, चौथे घर में जो आयु के 13 साल गुजारता है। जो पांचवा घर है, उसमें व्यक्ति उम्र के 17 साल गुजारता है। छठे घर में व्यक्ति 21 साल गुजारता है। जो सातवां घर है, उसमें 21 और 4 25 साल गुजारता है। और आठवें घर में 25 + 4 29, इतने साल गुजारता है। और यहाँ आके प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इतने इतने समय तक किसी भी हाउस में हमारा जो आत्मा या मन है, वो रहती है। तो पहले घर में कितने दिन के लिए रहेगी? 1 साल तक। दूसरे घर में कितने टाइम के लिए? 5 साल तक। तीसरे घर में रहेगी आपकी 9 साल तक। फिर आपकी एज जो है, अगले घर में कहाँ तक रहेगी? 13 साल तक।
फिर इस इससे अगले घर में 17 साल तक, फिर यहाँ पे रहेगी 21 साल तक, फिर यहाँ पे रहेगी आपकी 25 साल, और यहाँ पे रहेगी 29 साल तक। इस प्रकार से आत्मा का अलग अलग घरों में जो रहने का समय है वो ये है। इसको बना लेंगे एक बार। पहले घर में 1 साल तक, दूसरे घर में 5 साल तक, तीसरे घर में 9 साल तक, चौथे में 13, पांचवे में 17, छठे में 21 साल तक, सातवें में 25 साल तक, और आठवें घर में जो हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा है वो 29 ईयर्स तक रहती है। इस प्रकार से अगर हम देखें कि हर एक घर में आत्मा कितनी आयु बिताती है। ये मैंने हिसाब लगाया है, अगर व्यक्ति लास्ट तक चलता रहता है तो वो कहाँ पहुंचता है। तो मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द सोल इन ए हाउस, यहाँ पे 1 साल, यहाँ पे 5 और 1, 5 साल उसमें थे, 1 साल 6 साल हो गए हैं, इसमें 15 साल हो गए। तो कोई भी व्यक्ति 1 साल की उम्र तक इस घर में रहेगा, कोई भी व्यक्ति 6 साल की उम्र तक इस घर में रहेगा, तीसरे घर में 15 साल की उम्र तक रहेगा, चौथे घर में 28 साल की उम्र तक रहेगा, पांचवें घर में 45 वर्ष की आयु तक रहेगा, छठे घर में 66 वर्ष की आयु तक रहेगा, सातवें घर में 91 साल की आयु तक रहेगा, और आठवें घर में 120 वर्ष की आयु तक रहेगा। तो इस प्रकार से जो हमारी विषमोत्तरी दशा होती है, जो कुंडलियों में आप देखते हैं चंद्रमा की दशा, जहां से दशा सिस्टम देखते हैं, वहां से व्यक्ति की आयु को 120 साल माना गया है। तो 120 साल की जो आयु है, व्यक्ति इस प्रकार से अलग अलग घरों में रहता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 1 साल तक, उसमें कौन सा घर एक्टिव होगा? पहला घर एक्टिव होगा। बच्चा जानना, पहचानना, बोलना शुरू नहीं करता, और वो माता पिता और बाकी लोग ही गोद में रहता है। फिर जब 1 साल के बाद, 2 साल से बच्चा चलना शुरू करता है, और 6 साल तक वो परिवार के सदस्यों के संरक्षण में रहता है, इसलिए दूसरे घर को अपना परिवार का घर भी कहते हैं। तीसरे घर में 15 साल तक रहता है, आस पड़ोस के लोगों के साथ में रहता है व्यक्ति, तो ज्यादा दूर की यात्रा नहीं करता, मोहल्ले पड़ोस में रहता है। तो 15 वर्ष की आयु को तीसरे घर को इसलिए मोहल्ले पड़ोस के दोस्त भी कहा जाता है, व्यक्ति रहता है। चौथे घर को जनता का घर कहा जाता है, मादा का घर कहा जाता है। चौथा जो घर है वो ये माना जाता है कि 16 से लेके और 28 वर्ष की आयु तक व्यक्ति का विवाह हो जाएगा, उसका कुछ काम धंधा सेट हो जाएगा, और फिर अगले 45 साल वो अपने पांचवें घर में, जिसको हम बोलते हैं राज का घर, जहाँ पे वो व्यक्ति एक राजा की तरह अपना का जीवन बिताता है 45 वर्ष की आयु तक। फिर उसके बाद 45 वर्ष की आयु के बाद ये व्यक्ति 66 ईयर तक छठे घर में रहता है, रोग ऋण शत्रु का घर इसको बोलते हैं। तो इसमें व्यक्ति रिटायर भी हो जाता है, इसमें व्यक्ति अपना घर भी बनाता है, इसमें मुकदमेबाजी कई बार झेलनी पड़ती है, इस कई बार बीमारियों का सामना झेलना पड़ता है, आदमी रिटायर हो जाता है तो उसकी दिनचर्या बदल जाती है। तो यहाँ तक व्यक्ति रहता है आपका 66 वर्ष की उम्र तक। फिर जो अगला जो घर है, सातवां घर, ये 91 ईयर्स तक रहता है। यहाँ इस एज में आपके 99% लोगों की डेथ हो जाती है। और जो बहुत ज्यादा लंबा जीते हैं, क्योंकि आठवां घर क्योंकि मृत्यु का घर है, तो ये कहीं भी इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, और फिर ये आगे की यात्रा पे चलेगा। और आगे की यात्रा को अगर देखने की कोशिश करें तो ये क्या आएंगे, अगर आगे की यात्रा देखें तो इस तरीके से व्यक्ति का जो शरीर बना होता है, जो इंडिविजुअल अंग बने होते हैं, वो 276 साल तक जिंदा रहने के लिए बने होते हैं। मगर हम अपने खाने पीने की वजह से, बाकी चीजों की वजह से उसको कहाँ पे लिमिट कर लिया, यहीं पे लिमिट कर लिया 120 वर्ष तक।